हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के इस सीरीज़ में आज हम लोग 20 फरवरी 2024 के चौथे शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सवालों का आसान सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं काफ़ी सारे अच्छे सवाल भी हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, यानी कि एसआई दिया हुआ है आपके पास 12,800 रुपया और सीआई दिया हुआ है आपके पास 14,400 रुपया। ध्यान से देखिए, इस सवाल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए टाइम भी दिया हुआ है आपके पास 2 वर्ष, और आपको निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए। दर क्या हो, अगर वो चीज़ पता चल जाए तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, दर कैसे निकालेंगे, तो दर के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला होता है रेट बराबर होता है CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटे 1 वर्ष का 1 ईयर का साधारण ब्याज SI गुना 100। अगर इतना आप करते हैं तो आपको रेट यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखिए CI और SI का अंतर तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 14,400 है, 12,800, 200 और 400 600, 1,000, यानी कि 1,600 का यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। 1,600 और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, लेकिन ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का। तो यहाँ से जैसे ही 2 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता चल जाएगा, और वो हो जाएगा 6,400 रुपया, 6,400 रुपया। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6,400 और गुना करना है 100। तो काटिएगा तो 4 बार में ही कट जाएगा, और 4 से यहाँ काटेंगे तो 25 बार में, यानी 25%। रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, रेट आ जाएगा आपका 25%। रेट आ गया आपका 25%। यहाँ से देखिए रेट हो गया आपका 25%। अब क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्याज गुना 100 बटे टाइम गुना रेट। अब यहाँ पे देखिए ब्याज कितना है, ब्याज अभी तुरंत निकाला था आपने 6,400 रुपया, 6,400 गुना 100 बटे टाइम कितना 1 वर्ष, और रेट कितना आया 25। तो यहाँ से काट दीजिए 4 बार में, और जैसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 4 चौके 16 का 6 शेष 1 4 छः 24 1 25। ये आ गया आपका 25,600 रुपया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, नया चीज़ जो आपको मिला है यहाँ पर देखिए CI माइनस SI बटा 1 साल का साधारण ब्याज गुना 100। इस फार्मूला से हम लोग रेट निकालते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। ये अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटकर 720 रुपया कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। बहुत इजी सवाल है। देखिए कैसे निकालेंगे, 800 से घट के कितना हो गया 720, तो कितने का कमी आया है, यहाँ पे कमी आया 80 रुपये का। और कितने पर कमी आया है 800 रुपया पे, पहले 800 रुपया कीमत था, अब घट के वो 720 हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कमी आया उसको ऊपर लिखना है, जिससे घटा है उसको नीचे लिखना है, और गुना क्या करना है 100। यहाँ पे गुना कर दीजिए, 80 से काटिए इसको 10 बार में, 10 से काटेंगे आप 10 बार में, ये 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। अभी वर्तमान आयु देखिए, प्रेजेंट एज जो है वो दिया हुआ है अनुपात में 3:5:7, और कह रहा है 6 वर्ष पहले, हम मान लेते हैं यहाँ पे अनुपातिक राशि x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 7x। अब कह रहा है 6 वर्ष पहले उनके आयु का योग दिया हुआ है, तो 6 वर्ष पहले इसका आयु कितना होगा 3x - 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 5x - 6, इसका कितना होगा 7x - 6, और इसी तीनों का योग दिया हुआ है कितना 87, 87।
तो आप तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा देखिए, 3 5 3 8 7 15x, यहाँ से हो जाएगा 15x माइनस 6 6 12 6 18 ये, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 87। यहाँ से इक्वलाइज कर लीजिए आप, यहाँ से हो जाएगा 15x बराबर 18 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 87 8 95 10 105, ये हो जाएगा आपका 105। 15 से काटेंगे 7 बार में, x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 7, x बराबर क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कितना है 3x 5x 7x, तो x का वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा 7 गुना 3 करने पे 21, ये हो जाएगा आपका 5x है तो 5 7 35, और ये हो जाएगा आपका 7 गुना 7 करने पे 49 49, 21 35 49, 21 35 49। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, बस अंत तक बने रहना। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। बहुत इजी सवाल है, औसत चैप्टर से। देखिए कह रहा है कि 22 विद्यार्थी है और इसका औसत भार कितना है 42। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना होता है, योग निकालना होता है औसत पे। ठीक है, योग निकाल लेंगे। योग कैसे करेंगे, यहाँ से गुना करके निकालेंगे। देखिए आप गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 4 शेष 4, 22 चौके 88, 4 92 यानी 924। अब कह रहा है कि 33 किलो और 39 किलो भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हुए हैं। कौन कौन, 33 किलो और 39, तो इसको जोड़ दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, 9 3 12 4 16 का 6, बाकी 1 2 1 3 3 6 3 9 और ये 9। टोटल भार कितना हो गया 996 केजी। और अब बच्चा कितना हो गया, अब 24 विद्यार्थी हो गया। पहले 22 था, अब 2 बढ़ गया, ये हो गया 24। आप इसमें भाग देंगे, आपका यहाँ से नया औसत आ जाएगा। भाग दीजिए, देखिए कितने बार में भाग लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले 4 बार में भाग दीजिए, 24 चौके 96 होता है, 3 और 6 बचेगा। फिर यहाँ से 1 बार में भाग दीजिए, 24 हो जाएगा, फिर 12 बचेगा, दशमलव देने के बाद 0, 24 पंचे 120 यानी 41.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। दोस्तों ये रहा अगला सवाल। कह रहा है कि पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती और आडू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आडू 5:7 के अनुपात में है। किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है। देखिए सवाल को सिर्फ उलझाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसके पास किस अनुपात में है, 10:13। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/13। और दूसरा देखिए सेलिन है, सेलिन के पास किस अनुपात में है, 7:9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/9। अनुपात का मतलब भाग ही होता है। अब दूसरा देखिए विक्रम, विक्रम के पास क्या है, 5:7 में है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/7। अब यहाँ पे सब पूछा गया आपसे किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में। अब आपको सिंपली ये पूछा गया है कि इस तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। अब आप निकालिए कौन सबसे बड़ा है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 10/13, 7/9, 5/7। 2-3 तरीका है। आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से पता कीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा और छोटा है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले इस दोनों में चेक करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। 10/13 और 7/9, इस दोनों में पहले हम लोग चेक करते हैं। क्या करना है आपको, इसको गुना करके यहाँ पे लिखना। 10 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा 90, और 13 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 91। इसी प्रकार से आपको लिखना, पहले इसको गुना करके यहाँ लिखना है और इसको बाद में गुना करके यहाँ पे लिखना है। अब इस दोनों में से देखिए कौन बड़ा है, 91 बड़ा है इधर वाला, तो भिन्न भी आपका इधर वाला बड़ा हो जाएगा, यानी 7/9 बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 7/9 और 5/7 में चेक करना है। 7/9 और 5/7 इसमें आपको चेक करना है। क्या करना है, सबसे पहले गुना करके किसको लिखना है, इधर से गुना करेंगे और नीचे लिखेंगे। 7 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 49, और 9 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, 45। अब देखिए किधर वाली संख्या बड़ी, इधर वाली संख्या बड़ी होगी, तो यानी कि भिन्न भी इधर वाली ही बड़ी होगी, यानी 7/9 आपका सबसे बड़ी भिन्न। 7/9 कौन सा है, 7/9 यानी कि सेलिन के पास जो है अधिक अनुपात में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलिन के पास नाशपाती और आडू का सबसे
अधिक अनुपात है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ सीखने को मिला। सबसे पहली चीज़ तो आपको सवाल में उलझाया गया है, सबसे पहले अनुपात को बदलना है बटे में, और यहाँ से पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सबसे आसान तरीका है इसको पता करने का। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले सवाल की तरफ। आइए अब अगले सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से बहुत ईजी सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो यहाँ से 4 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे भाग है, भाग लिखेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट है यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, तो 20 - 8 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 20 - 8 करने पे ये 12, और देखिए 48 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ये पूरा का पूरा हो जाएगा 36, 12 से भाग देंगे ये हो जाएगा 3 बार में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ सवाल इजी भी होते हैं और कुछ सवाल बहुत टफ होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। सिंप्लीफिकेशन में आपका गलती नहीं होना चाहिए, बोर्डमास पर अच्छे तरीके से कमांड करके जाना। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस सवाल में थोड़ा सा दम है, देखिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा इस सवाल को कैसे करना है। देखिए सवाल कह रहा है कि कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए सीपी जो है उसका, सीपी जो है वो 100 है। क्या है 100x मान लेते हैं, ठीक है 100x। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा है ना, तो वो हो जाएगा 120x। कितना हो जाएगा 120x। अब कह रहा है कि उस पर अगर 20 रुपये की छूट दी जाए, यानी कि 120x पे अगर हम 20 का छूट दे दें तो 220 में बेची जाती है। वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 220 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले x का वैल्यू आप याद करिए, 20 इधर जाएगा तो 240 हो जाएगा। 240 120 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 120x बराबर 240, यहाँ से काटिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। x बराबर अगर 2 हो गया तो CP कितना हो जाएगा आपका, CP हो जाएगा 200, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 240। आपसे पूछा क्या लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब लाभ यहाँ से निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत कैसे हम लोग निकालते हैं, देखिए ध्यान से। लाभ निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लाभ निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस। अब वो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 220 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस है आपका 220 और क्रय मूल्य कितना 200। तो कितने का लाभ हुआ है, देखिए 20 का लाभ हुआ है। यहाँ से ध्यान से देखिए 20 का लाभ हुआ है, और कितने पर लाभ हुआ है 200 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 20 से काटेंगे इसको 10 बार में, और यहाँ से कट जाएगा ये 10 बार में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने वाला था ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल है कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। ध्यान से ऐसे सवाल को पढ़ना है। सवाल में है कुछ भी नहीं, बस देखने में लंबा चौड़ा लगता है। कह रहा है कि 32% अंक प्राप्त किया लेकिन फिर भी 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर उसको 15 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता परीक्षा में। ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 57% अंक प्राप्त किया लेकिन जितना चाहिए था उससे 10 अंक उसको अधिक मिल गया, यानी कि इससे अगर 10 अंक कम भी प्राप्त करता तो भी वो पास कर जाता। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि दोनों तो पासिंग मार्क हो गया ना। यहाँ से 10 नंबर कम भी लाता और यहाँ से 15 नंबर अधिक भी लाता तो पास ही होता वो। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ से दोनों इक्वल जैसे ही हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 को इधर कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 25, और यहाँ से 57% माइनस 32%, तो ये हो जाएगा आपका 25 बराबर 25%। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आपको पता चल गया, कितना हो गया 25। 1% का वैल्यू कितना हो गया 25। अब आपको क्या निकालना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए या तो ये निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1% का वैल्यू अगर यहाँ 25 है, ये 25 नहीं होगा, यहाँ से काटने के बाद 1 हो जाएगा ये। तो 1% का अगर वैल्यू 1 है तो 32% का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, और +15, ये +15 कितना हो जाएगा ये 47।
ये 47 आपका हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए इतना, या तो इस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। 57% का वैल्यू कितना हो जाएगा 57, और यहाँ से -10 कर दीजिए तो फिर भी ये 47 आएगा। 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, ये कार्य से है समय और कार्य से। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू कार्य शुरू करता है और 75 दिनों तक कार्य करता है। सोनू शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ऐसे सवाल को बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। ये सोनू है आपका और ये आपका मोनू है। ये कितने दिन में काम कर रहा है 125 दिन में, और ये कर रहा है आपका 250 दिन में। दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना आपको। एलसीएम लीजिए 250 आ जाएगा। ये एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। क्या होता है टोटल वर्क। अब आपको निकालना है कार्य क्षमता कि सोनू एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो 125 से इसमें देंगे भाग हम लोग, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1, यानी मोनू का कार्य क्षमता। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल। मोनू कार्य शुरू करता है, अकेले कार्य शुरू कर रहा है, 75 दिनों तक कार्य करता है। तो 75 दिन में मोनू कितना काम कर चुका होगा। देखिए एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो 75 दिन में कितना किया होगा, तो ये 75 काम कर चुका होगा, 75 काम। अब बचा कितना होगा, तो देखिए टोटल काम 250, इसमें माइनस कर दीजिए 75, तो ये कितना हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा ये 175 हो जाएगा। इतना काम अभी बचा हुआ। अब ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा सोनू अकेले। तो एक दिन में सोनू 2 काम करता है, तो इतना काम करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 8 का 16, 1 5, 2 7 14, 2 5 10, यानी 87.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। ये रहा अगला सवाल। कह रहा है कि 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया था। उनके अंक का सही औसत क्या होगा। ये देखिए मिस्टेक वाला सवाल तो आता ही है। देखिए इसको कैसे करेंगे। 13 विद्यार्थी था, उसका औसत कितना था 130। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, योग निकालना है। गुना कर लीजिए, 13 से गुना करेंगे तो 169 और 1 0, 1690 हो गया। लेकिन कह रहा है कि 32 के स्थान पे देखिए 23 दर्ज कर लिया गया था, यानी कि कम लिखा गया था। लिखना था 32, लिख लिया कितना 23। कितना कम लिखा था, 9 कम लिखा था। तो अब इसमें 9 जोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे पूछा है कि उनके अंक का सही औसत क्या है। तो 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 9 9 16, यानी 1699 हो गया। कितने विद्यार्थियों का औसत अंक था 13 से, तो 13 से इसमें भाग दे दीजिए। 13 से भाग देने के बाद आपका सही औसत निकल जाएगा। 13 से भाग दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, एक बार में काटेंगे 13 हो जाएगा, 3 और 9 मिल के 3 बार में 13 39 हो जाएगा। फिर 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 और 0, तो 6 बार में कर जाएगा, फिर 9 बार में, यानी 130.69, 130.69 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन से आ गया, और सिंप्लीफिकेशन का सवाल करने के लिए आपको बोर्ड मास का नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो सिली मिस्टेक की वजह से ये सवाल गलती भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2016 में सबसे पहले आपको पता है ना बोर्ड मास में क्या करते हैं। बोर्ड मास ये रहा आपका बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो इसको काटिए, ऑफ भी कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसको हटाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना, डिवीजन, भाग कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 4 से सबसे पहले भाग दीजिए। 5 बार में 0 4 चौके 16, 504 हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, 32 गुना 6 करिए, कितना होगा 32 गुना 6 करने के बाद 192। उसके बाद देखिए माइनस 26 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 6 18, 1 3 गुना 6 1 7, 78। ये चीज़ आपको दिमाग में भी होना चाहिए। 26 गुना 3 करेंगे 78, 32 गुना 6 192, ये सब चीज़ ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ से अब निकाल लीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले माइनस कर दीजिए या दोनों को जोड़ लीजिए। 4 2 6 9 5 1 6, इसमें माइनस करना है आपको 78, तो माइनस कर दीजिए। 16 में 8 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 में 7 1 6, 618 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिर्फ जोड़ घटाव करना होता है ऐसे सवाल में। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता
तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सबसे पहले आप मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य उसका 100x है। कितना है? 100x, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है यदि वह इसे 30% कम मूल्य पे खरीदता। तो हमने मान रखा कि 100x इसका क्रय मूल्य है, और अगर उसको 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है इसका? विक्रय मूल्य हो जाता है यानी एसपी हो जाता है इसका, एसपी हो जाता 90x, क्योंकि 10% हानि पे बेच रहा है। अब देखिए कह रहा है कि 30% कम पे अगर वो खरीदता, 30% कम पर अगर वो खरीदता तो सीपी कितना हो जाता? 70x, क्योंकि यहाँ पे रियल सीपी है तो ये 70x हो जाता। अब कह रहा है कि 10% लाभ पे बेचना है, 10% लाभ होता ना, तो 10% लाभ लेने के लिए देखिए इसको कितने पे बेचना पड़ेगा, यहाँ से निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य निकल जाएगा आपका नया विक्रय मूल्य। 10 से काटेंगे 11 से 77, ये हो जाएगा 77x, ये हो जाएगा आपका नया विक्रय मूल्य, ये नया विक्रय मूल्य। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में है वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो नए और पुराने विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया? देखिए यहाँ से था नया, पुराना वाला विक्रय मूल्य है, नया वाला विक्रय मूल्य, कितना अंतर है दोनों का? दोनों का अंतर है 13x। कितना है? 13x। लेकिन वही चीज़ सवाल में दिया हुआ है 26 रुपये कम में बेचता, ये आपका अंतर ही है यहाँ पे 26। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो अब यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य आपको चाहिए था, क्रय मूल्य कितना है? 100x, तो 100 गुना 2 करने के बाद आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा, ये 200 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल था, लेकिन अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा इसे देख लेना। आइए चलते हैं फिलहाल अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे सवाल में है कि 35 पर पावर 29 और इसमें भाग देना है 10 से और आपको निकालना है शेषफल। कैसे निकालेंगे? 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 + 5 लिख सकते हैं, और इस पर पावर है 29 और 10 से भाग देना है। भाग देने के बाद 30 तो कट जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन 5 रह जाएगा शेष। अब 5 पे पावर 29 कर लीजिए, 5 पे पावर 29 करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होने वाला है? कितना भी कर ले इकाई अंक इसका क्या होने वाला है? 5 ही होने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 10 से भाग देंगे। देखिए किसी का अगर इकाई अंक 5 है और उसमें 10 से भाग देना है तो उस केस में हमेशा शेषफल कितना रहने वाला है? 5 ही। एक एग्जाम्पल लेके भी आप देख सकते हैं। अगर 15 में आप 10 से भाग देते हैं तो 5 शेष मिलेगा आपको। 25 में भाग दे दीजिए फिर भी 5 शेष मिलेगा। 55 में आप भाग दे दीजिए फिर भी आपको 5 मिलेगा। 105 में भाग दे दीजिए फिर भी आपको शेषफल 5 ही मिलेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है आपके सामने कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूरी स्थित गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है। बस का सामान्य चाल ज्ञात करें। बस का सामान्य चाल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको करना है 300 किलोमीटर दूरी है, ये दूरी आपका 300 किलोमीटर। मान लीजिए उसका चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। 300 किलोमीटर जाना होता तो x से भाग देते, टाइम निकल जाता। ठीक है, ये पहला टाइम हो गया। दूसरा जो आपका क्या है, 300 किलोमीटर ही दूरी रहेगा, लेकिन चाल क्या किया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया, यानी वो चाल हो गया x + 10। अब दोनों का अंतर कितना? देखिए 60 मिनट, यानी 1 घंटे का अंतर आपको मिल रहा है। दोनों का जैसे डिफरेंस निकालेंगे वो 1 घंटे के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए या तो आप ऑप्शन उठा लीजिए या इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए। ऑप्शन से ही करते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 60 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, अगर यहाँ पे 60 रख दें तो ये हो जाएगा कट के 5 और 60 × 10 = 70, ये तो कटेगा ही नहीं, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन रखिए 50, यहाँ पे अगर 50 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 50 रखेंगे, 50 × 10 = 60, तो 60 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 5 बार में, तो 6 - 5 करने पे 1, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कभी कभी ऑप्शन भी काम आ जाता है, हमेशा बेसिक तरीका सही नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फार्मूला बेस्ड सवाल है। अगर फार्मूला आपको पता है तो सवाल बन जाएगा, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?
फॉर्मूला अगर पता है तो बन जाएगा। फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr²। इस फॉर्मूले पे आपको बिठाना है और इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 और इसका विक्रय मूल्य 7,788 है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है। बहुत इजी सवाल है। अंकित मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। देखिए सबसे पहले कितने का छूट दिया है वो आपको निकालना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, छूट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2104 यानी 4,012 रुपये का छूट मिला है। अब यहाँ पे देखिए 4,012 रुपये का छूट मिला है, कितने पर मिला है, 11,800 पर, और गुना 100 से कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा छूट प्रतिशत। 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको काटिए, 118 से काटेंगे आप, कितने बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा। सबसे पहले 3 हो जाएगा 354, और यहाँ से बचेगा 46, 1 47, 2, यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देखिए कैसे कटाते हैं, थोड़ा सा दिमाग में भी कैलकुलेशन करना होता है तभी इजी बन पाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं। 4,012 है, 118 है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 बार में 0, और यहाँ से हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में और 9 बार में। अब यहाँ से 59 से भाग दीजिए 3 बार में, यहाँ पे 3 बार में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 177 हो जाएगा, 177 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से बचेगा 3 और 20 3 23, 23 और ये 6 236 हो जाएगा। यहाँ से 4 बार में काटिए, 4 नंबर 36 का 6, 4 पंचे 20 3 23, ये 4 बार में कर जाएगा, यानी कि 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल फिर से सिंप्लीफिकेशन से है। दोस्तों एसएससी जीडी का ये ट्रेंड रहता है कि एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 सवाल सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बोर्ड मास आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, 2 से भाग देंगे एक बार में, फिर 3 बार में, ये डिवीजन हो गया। यहाँ पे उसके बाद गुना है 5, और यहाँ पे माइनस था 443, इसको गुना कर लीजिए। सबसे पहले 1 से गुना करेंगे 500, 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा 565, और यहाँ पे 443 है, तो माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस में क्या करना, बड़ी संख्या को घटाना है, तो माइनस में आंसर आएगा। 5 में 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 6 में 4 2, 5 में 4 घटाएंगे 1, 122 यानी -122। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -122। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, फटाफट देखते हैं सवाल को। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ये देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 35 यानी 35 आम खरीदता है, तो 1 रुपया में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 में 35 आम खरीदता है 1 रुपया में, 1 रुपया में कितने आम बेचने पर 30% की हानि होगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, 1 रुपये में 35 आम खरीद रहा है और कह रहा है कि 1 रुपये में कितना आम बेचने पर 30% का हानि होगा। हानि का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से समझिए। ये 35 आम जो है, 35 मैंगो कितने रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया में, यानी कि 100 पैसा में, 100 पैसा में। और लॉस अगर उसको करना है, 30% का हानि अगर चाहिए, तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 70 पैसा में। कितना में बेचना पड़ेगा, 70 पैसा में। अब इसको देखिए थोड़ा सा उल्टा देखिए, यहाँ पे 70 पैसा में अगर 35 आम बेच रहा है तो 100 पैसा में कितना आम बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 35/70 गुना 100 गुना 100। 35 से काटिए 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी 50 मैंगो उसको बेचना पड़ेगा 1 रुपया में, यानी 100 पैसा में कितना मैंगो बेचना पड़ेगा, 50 मैंगो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। ये अगला और आखिरी सवाल है। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर स्वयं की कितने गुने हो जाएगी। सवाल में कुछ भी नहीं, बस लैंग्वेज है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बिना कलम का भी ये सवाल बन सकता है। देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष में जो है कोई धनराशि अपने का 7 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, ये 7 गुना हो जाता है। देखिए मान लेते हैं वो राशि 1 रुपया है, तो ये 7 गुना हो गया। 7 गुना का मतलब ये 7 हो गया, तो 1 से 7 हुआ है, तो ब्याज कितना मिला इस पे, 6। ब्याज कितना मिला, 6 रुपया मिला है। अब कह रहा है कि 20 वर्ष में समान साधारण ब्याज स्वयं का कितना गुना होगा। तो 10 वर्ष में अगर 6 रुपया ब्याज मिला, तो 20 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 6 दूना 12, कितना मिलेगा 12। और ये एक खुद का मूलधन है, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 13।
अब आप बताइए कितना गुना हो गया, कितना गुना हुआ, 13 गुना, है ना। अपने आप का कितना गुना हो गया, ये 13 गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ बिना कलम का भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।